बाबुल का घर छोड़कर बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। वेलकम टू कॉमर्स हाउस। दोस्तों, कैसा लगा सॉन्ग? आइए, मैं कोई सिंगर नहीं जो आपको गाने सुनाऊं, बट आज का जो थीम है वो इस गाने के ऊपर बेस है। आइए, ये गाना मैंने इसलिए आपको सुनाया। आज जो आप स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो है रिटायरमेंट। क्लियर है? और जो पहले हमने कर चुका है वो है एडमिशन। अब दोनों को एक साथ हम स्मार्टली कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपका ये मैरिज जो कपल है, ये कैसे मैरिज कपल है, आइए देखिए एक बार। एक लड़की है, यहाँ से आती है, इस फैमिली से निकल के, और ये लड़का है वो इस फैमिली से इधर को आता। क्लियर है? अब ये जो लड़की वाले का फैमिली है और ये है आपका लड़के वाले का फैमिली। क्लियर? तो अब सपोज दैट यहाँ से ये निकल के यहाँ पे आ रही है। शादी होने के बाद ऑब्वियसली ये लड़की लड़के वाले के परिवार में आके एंटर्ड हो जाएगी। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था एडमिशन। क्लियर है? अभी आप देखोगे जब ये लड़की यहाँ पे आई तो यहाँ से तो छोड़ दी, तो छोड़ी, इसको हम बोलेंगे रिटायरमेंट। क्लियर है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई एक पर्सन किसी और जगह से निकलकर किसी और जगह पे जाएगा। अब जहां से निकलेगा वो रिटायरमेंट का केस होगा, और जहां पे वो आएगा वो एडमिशन का केस होगा। क्लियर है? तो एडमिशन का केस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस चैप्टर में लगे हाथ एक डेथ का भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस दोनों में फर्क कितना होगा, रिटायरमेंट आप प्लान करके कर सकते हो और डेथ का प्लानिंग नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आज का जो सॉन्ग्स मैंने आपको सुनाया था, ये कैसी घड़ी आई है, ये ऐसी है कि कहीं पे मिलन हो रहा है और कहीं पे जुदाई हो रही है। तो जहां पे मिलन होगा वो एडमिशन होगा, और जहां पे जुदाई होगी वहां पे रिटायरमेंट। अब आइए देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। आइए देखिए, कह रहा है रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या मीनिंग है? फिर से अपना वही काम करते हैं। देखिए, प्रोसीजरल पार्ट तो हमको करना ही है। सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहला डब्लू, है ना? डब्लू वाट, ये है क्या? क्लियर? ऐसा क्यों होगा? वाई? सेकेंड डब्लू, एंड देन हाउ। हाउ इज अ प्रोसीजरल पार्ट, वो पीछे से भी आप करते हुए आ रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे व्हाट इज द रिटायरमेंट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? और हाउ वाला प्रोसीजर लेक्चर 2 से स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं एक बार। क्लियर कट मीनिंग है। मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक भागीदार या साझेदार के पुनरीक्षण योजना को क्या कहते हैं? कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। क्या मोड है? रिकंस्टिट्यूशन कर रहा है किसी भी फॉर्म का, अंडर विच एन ओल्ड पार्टनरशिप comes to end and a new one between the continuing partner, that is partner other than outgoing partner, comes into existence, however the firm continue its business। क्या कह रहा है? अगर रिटायरमेंट होता है, अगर हिंदी भी देख लेंगे इसका, एक साथी की सेवानिवृत्ति फॉर्म को पुनर्गठित करने का एक तरीकों में से एक है, जिसके तहत एक पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और निरंतर भागीदारों यानी आउटगोइंग साथी के अलावा अन्य साझेदार के बीच एक नया अस्तित्व में आता है, हालांकि फर्म अपना व्यवसाय जारी रखता है। इसका मतलब ये है, देखिए अगर बिजनेस ही बंद हो गया, आप देखोगे कि मान लेते हैं ए बी और सी एक पार्टनरशिप फॉर्म में थे। क्लियर है? अब किसी पार्टिकुलर डेट पे सी जो है ये स्टार्ट हो रहा था बिजनेस, और चलते चलते आया 1/4/2010 से बिजनेस कर रहे थे, और 1/4/2020 को डिसाइड होता है कि मिस्टर सी जो है वो रिटायर होगा। क्लियर है? तो रिटायरमेंट हो सकता है, तो आगे ए और बी बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। क्लियर है? ये रिटायरमेंट कहलाएगा। अगर ये तीनों मिलकर बिजनेस को बंद ही कर देते हैं
तब ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो जो अगला चैप्टर आप पढ़ोगे डिसोल्यूशन, वो कहलाएगा। क्लियर है? अब इसमें बेसिक बातें एक दो याद रखना जरूरी है कि पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट अगर सिचुएशन ऐसा अराइज होता है कि ए एंड बी एंड सी पार्टनर थे और किसी पार्टिकुलर डेट से बी और सी रिटायर हो जा रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नो सर, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाद में कंटिन्यूइंग पार्टनर अकेला ए रहेगा, तो पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों का रहना जरूरी है। तो ये केस भी आपका रिटायरमेंट का नहीं होगा, ये फिर से कवर अप हो जाएगा आपका डिसोल्यूशन में। क्लियर है? तो आपको मीनिंग समझ में आया रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर क्या है? एक जो पार्टनर रिटायर होगा तो पुराना उनके बीच में एग्रीमेंट है तीनों के बीच में, अब वो आगे चल के दो लोगों के बीच में रहेगा या उससे अधिक लोगों के बीच। क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट है, कहता है हाउ कैन अ पार्टनर में रिटायर। क्लियर है? अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। क्लियर है? पुराने सहमत अन्य सभी भागीदारों की सहमति से, चाहे निहित या व्यक्त किया गया हो। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर्ड भी मैंने काफी डिटेल में आपको डिस्कस किया था चैप्टर 1 के लेक्चर 1 में, वहां से भी रेफर करेंगे। एक्सप्रेस का मतलब है बता के, इम्प्लाइड का मतलब है बिना बताए हुए। बहुत सारी बातें एक्सप्रेस होती है, जैसे एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? मैं आपको जैसे फेस टू फेस क्लासेस करवा रहा हूँ, एक्सप्रेस ये है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये लिखा हुआ है बातें है कि सर आप पढ़ाओगे, ये अगर राइटिंग में हो जाता है तो एक्सप्रेस हो जाता है, अगर नहीं भी राइटिंग में होता है तो आपके और मेरे रिलेशन में क्या है, आप मुझे फीस पे करोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं कहेंगे तो भी बात को पूरा करना पड़ेगा, तो वो है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब अंतर्निहित बातें होती है, कहने की जरूरत नहीं होती है। एक्सप्रेस का मतलब मुंह खोल के बोल दिया गया। क्लियर है? सेकंड है इन अकॉर्डेंस विद द एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय पार्टनर। अगर उनको बीच में किसी पार्टनर के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ है कि सर फलाने डेट से मिस्टर सी या मिस्टर डी या मिस्टर ए कोई भी एक रिटायर हो जाएंगे, तो आपस में सहमति जैसा है, क्योंकि एग्रीमेंट ही है, वैसे आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तीसरा है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो इच्छा भी है, अगर मान लेते हैं बाकी सारे पार्टनर नहीं भी चाहते हैं, बट किसी पार्टनर की इच्छा है, तो सेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, तो सेक्शन 32(1) वहां से भी आप रिटायर हो सकते हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए एक बार, लिखा हुआ हिंदी नोट्स भी है। इस बार मैंने कोशिश किया कि जो लोग को अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा हिंदी का रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्लियर है, और हाउ कैन अ पार्टनर में रिटायर। आज हम केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए आइए एक नेक्स्ट स्लाइड पे भी देखिए क्या है। नेक्स्ट पेज पे आइए, कहता है लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। लाइबिलिटी की बात कर रहा है, जो पार्टनर रिटायर होकर चला गया उसकी लाइबिलिटी क्या क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म एक्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट। मान लेते हैं कोई भी डेट एक ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी और सी पार्टनर थे, कब से? 1/4/2010 से। क्लियर है? इनका बिजनेस चल रहा था और ये रहा, ये आया आपका 1/4/2020, और यहाँ पे डिसाइड हुआ कि सी अब क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। तो आगे कौन कंटिन्यू करेगा? ए एंड बी। अब ये कह रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म्स एक्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट। ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ से पहले की डेट की बात कर रहा है ये, इसके पहले का। ऑब्वियसली बात है, इसके पहले सी भी पार्टनर था, तो इधर जो भी काम हुआ होगा उसके लिए वो लाइबल तो होगा ही होगा। उसी का लैंग्वेज है, रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को लाइबल होगा अनलेस ही डिस्चार्ज हिमसेल्फ फॉर द सेम बाय नोटेशन। कह रहा है कि इस पीरियड में जो भी फॉर्म का काम हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पीरियड के लिए लाइबिलिटी थर्ड पार्टी, मान लेते हैं किसी और से सामान लेते थे, मान लेते हैं XYZ फॉर्म से इन्होंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, तो इसके लिए भी सी लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा? बिकॉज इस पीरियड में वो भी पार्टनर था। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि कह रहा है कि अगर वो लिखित रूप में एग्रीमेंट कर लेता है कि देखिए सर अब पीछे जो हो गया है सो हो गया है, उसके बीच में एक त्रिपक्षीय मतलब
तीनों पक्ष मिलके एक आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। तीनों पक्ष कौन कौन सा होगा? ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। ये अब सर इसके लिए लाइबिलिटी मेरा कुछ नहीं होगा, अब हम यहाँ से छोड़ के हम जा रहे हैं। क्या कह रहा है? रिटायरमेंट से पहले फॉर्म के कृत्यों के लिए देयता रिटायरिंग पार्टनर को तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी होना जारी रखता है, जब तक कि वो खुद को उसके लिए नोटेशन यानी उसके बीच त्रिपक्षीय समझौते से छुट्टी नहीं देता। तीसरे पक्ष निरंतर भागीदार और जो रिटायरिंग पार्टनर है तीनों के बीच में, ठीक है, ये लॉ है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लॉ का सेक्शन है। कहता है कि तब तक इसको छुट्टी नहीं मिलेगा जब तक कि ये स्पेशल एक त्रिपक्षीय समझौता ना कर ले। क्लियर है? चलिए, सेकंड है लायबिलिटी फॉर द फॉर्म्स एक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अब कह रहा है यहां से यहां के बाद में। अब ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस भी लगा के देखिए, अब सी यहां से रिटायर हो गया तो इसके आगे के लिए क्या वो लाइबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। आइए देखते हैं, कहता है रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल टू थर्ड पार्टी until पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। क्या करना होगा? एक पब्लिक नोटिस उसको देना पड़ेगा ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन बाय हिमसेल्फ और एनी ऑफ द अदर पार्टनर। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी को जानकारी नहीं है, एक्स वाई जेड को मालूम ही नहीं है कि सी रिटायर हो गया है, तो क्या वो रहेगा लाइबल? यस सर, रहेगा। बट उसको क्या करना पड़ेगा? अगर उसको बचना चाहता है उससे कि हम मेरी लाइबिलिटी नहीं आए सी की, तो वो क्या करेगा? एक पब्लिक नोटिस इशू करवाएगा। किसको? इसके द्वारा, गिवन बाय हिमसेल्फ, या तो वो खुद देगा और एनी अदर पार्टनर। क्लियर है? वो बता दे, मतलब न्यूज़पेपर में या प्रेस रिलीज करवा दे कि सर देखिए आज के बाद से हम इस फॉर्म में पार्टनर नहीं है, अब इसके आगे जो भी आप कोई लेन देन करेंगे उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। बट ही विल नॉट बी लायबल टू एनी थर्ड पार्टी इफ द लेटर डील्स विद द फॉर्म विदाउट नॉलेज दैट द फॉर्मर वाज अ पार्टनर। क्लियर है? अब किसी को मालूम ही नहीं चला कि आगे का डील के बारे में, तो आगे के डील के लिए वो नहीं होगा। एक बार देख लीजिए, रिटायरमेंट के बाद फॉर्म के कृत्यों के लिए दायित्व रिटायरिंग पार्टनर तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी होता है, जब तक कि उसकी सेवानिवृत्ति की सार्वजनिक सूचना स्वयं या किसी अन्य साथी द्वारा नहीं दी जाती है। लेकिन वह किसी भी तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि बाद वाला फॉर्म बिना जाने साथ व्यवहार करता है तो पूर्व एक भागीदार था। क्लियर है? तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपने देखा कि ये पार्टनरशिप का रिटायरमेंट में थ्योरेटिकल क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देना है। एक दो बातें और आपको ध्यान में देना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि जो भी ये डेट है अपना, मान लेते हैं 1/4/2010 से ये फॉर्म चल रहा है, ठीक है, और 1/4/2020 को ये डिसाइड हो रहा है कि सर मेरा सी जो है, यहाँ पे ए बी और सी पार्टनर थे और सी यहाँ से रिटायर हो रहा है, क्विट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले का जो भी एसेट्स लायबिलिटी है, प्रॉफिट लॉस है, वो क्या करेगा? सी तो शेयर करेगा ना सर, ठीक है, इसमें हिस्सा लेके जाएगा ना वापस, छोड़ के तो जाएगा नहीं। क्लियर है? तो एक प्रैक्टिकल और प्रोसीजरल पार्ट होगा जो कि बाकी के चैप्टर में भी आप देखे थे, और इधर भी हमको देखना पड़ेगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो देख लीजिए एक बार। क्लियर कट में वही सारा काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, पीएसआर में एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, तो 5 काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमको फिर से। पीएसआर का एडजस्टमेंट करोगे आप, दूसरा गुडविल का वैल्यूएशन होगा और उसका एडजस्टमेंट होगा, तीसरा काम क्या होगा? जो भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस हुआ है उसका एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एंड चौथा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, तो फिर से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व होगा। और पांचवा एडजस्टमेंट होगा कैपिटल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारा काम जो आपने पीएसआर में किया, एडमिशन में किया, वो सारा का सारा इधर रिटायरमेंट में करना पड़ेगा। बस फर्क इतना ये है, क्या है कि वहां से एडमिशन के टाइम में कोई आपका आ रहा था और यहाँ रिटायरमेंट के टाइम में कोई जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज लेक्चर के स्टार्ट में आपको सॉन्ग सुनाया था, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है, जुदाई है। तो मिलन वाला काम तो आपने चैप्टर 2 में, सॉरी चैप्टर 3 में आपने एडमिशन के टाइम में कर लिया है, अब जुदाई वाला काम करेंगे। तो ऑब्वियसली अब
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है और प्रैक्टिकल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है कि जैसे एडमिशन में आपने देखा कि जब ये पार्टनर इस फॉर्म में आ रहा है तो क्या लेके आ रहा था, कैपिटल लेके आ रहा था ना, तो यहाँ से जो इसका कैपिटल का हिस्सा है वो लेके जाएगा ना जी। तो रिटायरमेंट के केस में आपका यहाँ से सारा का वैल्यूएशन करके इसको पैसा को पकड़ा दिया जाएगा और पैसा लेके इस फॉर्म में जाएगी, जो कि अपने सोसाइटी में गिफ्ट का फॉर्म भी चलन में है। क्लियर है दोस्तों? तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि रिटायरमेंट क्या होता है, ऐसा एडजस्टमेंट करना क्यों जरूरत है, थोड़े बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हमने आपको दिखा दिया। क्लियर है? तो आज का लेक्चर बहुत छोटा सा मैंने बनाया हुआ है ताकि बेसिक चीजें हो जाए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इसका प्रोसीजर पार्ट, पहले पीएसआर का एडजस्टमेंट करेंगे और बाकी आगे। क्लियर है? तो आपसे अब विदा लेते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ आप कर दो ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो को बना के सामने प्रस्तुत कर सकूं। क्लियर है? चलिए तो इसी बातों के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं और आपसे आशा रखते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे और भी आपके साथ बने रहेंगे। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत, गुड बाय दोस्तों।